हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में पीएल एंड स्टेटमेंट भी कहते हैं। पीएल एंड स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है, जो एक अकाउंटेंट के लिए और एक ऑडिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये सारी डिटेल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ पे पीएल एंड स्टेटमेंट को एक सीईओ की नज़र से देखना है, नहीं कि एक अकाउंटेंट की नज़र से। पीएल एंड स्टेटमेंट के अंदर कंपनी ने किस किस तरह से रेवेन्यू कमाया है वो अवेलेबल होता है। दूसरा, कंपनी ने ये रेवेन्यू जनरेट करने में कौन कौन से एक्सपेंस किए वो अवेलेबल होता है। तीसरा, कंपनी ने कितना टैक्स दिया है और कितना एसेट का डेप्रिसिएशन हुआ है वो भी पीएल एंड स्टेटमेंट से आपको मिल जाएगा। एंड चौथा, कि पर शेयर कंपनी ने कितना अर्निंग जनरेट किया है वो नंबर भी आपको पीएल एंड स्टेटमेंट से मिल जाएगा, जिसको हम ईपीएस भी कहते हैं। और यही ईपीएस से हम पी रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पीएल एंड स्टेटमेंट को हम अमर राजा बैटरी कंपनी का एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे अमर राजा बैटरी का FY 1920 का ये पीएल एंड स्टेटमेंट अवेलेबल है। उसमें सबसे पहली लाइन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि कंपनी ने जितना भी गुड्स बनाया और अपने कस्टमर को सेल्स किया, तो वहाँ से जो भी इनकम हुआ वो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अमर राजा बैटरी ने टोटल 1 लाख बैटरी का सेल किया और एक बैटरी का प्राइस था 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 1 करोड़ रुपए। पीएल एंड स्टेटमेंट में दूसरा लाइन है अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब है कि कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है उसके अलावा जो एडिशनल इनकम होता है वो अदर इनकम में शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने कुछ एफडी में पैसे इन्वेस्ट किए तो वहाँ से मिला हुआ इंटरेस्ट, या फिर कंपनी ने कुछ दूसरी कंपनी के स्टॉक्स परचेस किए हुए तो वहाँ से मिला हुआ डिविडेंड। अगर कंपनी अपना प्रॉपर्टी, मशीनरी या फिर व्हीकल किसी और को बेच देती है तो वहाँ से अगर कुछ कैपिटल गेन होता है तो वो भी यहाँ पे अदर इनकम में शो किया जाता है। तो ये दोनों लाइन का समेशन करेंगे तो हमें टोटल इनकम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस होते हैं। कुछ एक्सपेंस होते हैं वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ एक्सपेंस होते हैं वो फिक्स एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस के अंदर सबसे पहला लाइन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसका मतलब है कि कंपनी ने बैटरी बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसका जो प्राइस देना पड़ा तो वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। अब मान लीजिए कि अमर राजा बैटरी ने टोटल 15 लाख बैटरी बनाई इस साल में, उसमें से ओनली 13 लाख बैटरी उन्होंने सेल की है। बाकी की 2 लाख बैटरी उनके पास वैसे ही इन्वेंट्री के तौर पे पड़ी है। तो यहाँ पे उसको टोटल मटेरियल कंज्यूम जो किया वो 15 लाख का किया होगा, लेकिन बाकी की 2 लाख की बैटरी जो वहाँ पे पड़ी है तो वो यहाँ पे हमें काउंट नहीं करनी है। तो उसको माइनस करने के लिए यहाँ पे 2 लाइन दी है। सबसे पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड दूसरा है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे फिनिश गुड का मतलब है कि जो बनी बनाई बैटरी पड़ी है वो। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि कुछ बैटरी या प्लांट के अंदर बन रही होगी, तो जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तभी उसको भी अकाउंटिंग में लेना है। एंड तीसरा है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि उसके अगले साल से जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ स्टॉक है उसको भी अकाउंटिंग में लेना है। तो ये सारी चीज़ मिला के हमें यहाँ पे जो एडिशनल कॉस्ट लगा है कि जो अभी तक सेल नहीं हुआ उसको माइनस कर देना है। नेक्स्ट लाइन है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है, प्लस प्रोविडेंट फंड में कंपनी की ओर से कंट्रीब्यूशन किया जाता है, प्लस ग्रेजुइटी एंड अदर बोनसेस के तौर पे जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सारा यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में काउंट होता है। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है कि कंपनी ने जो भी उधार पे लोन लिया है वो लोन का जो भी इंटरेस्ट चुका रहे वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि कंपनी ने कुछ डिबेंचर इश्यू किए हैं या फिर अपने कुछ कॉरपोरेट बॉन्ड इश्यू किए, तो ये बॉन्ड के ऊपर भी कंपनी को अपने बॉन्ड होल्डर को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो आएंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट लाइन है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। टेंजिबल एसेट वो होता है कि जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। हमने बैलेंस शीट वाले पार्ट में भी देखा कि प्लांट, लैंड, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह वगैरह टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं कि जिसको हम छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर हो गया, कंपनी ने कुछ पेटेंट्स करवाए तो वो हो गया। अब ये जो एसेट है उसकी प्राइस में कुछ डेप्रिसिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कुछ मशीनरी परचेस किया है तो मशीनरी का यूजफुल लाइफ 10 साल है, लेकिन कंपनी जब मशीनरी परचेस करती है तो उसका पूरा कॉस्टिंग 1 साल में ना दिखाते हुए ये 10 साल के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। तो ये जो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन दिखाते हैं तो वो हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। सिमिलरली इनटेंजिबल एसेट में इसको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे लैंड एक ऐसी एसेट है कि जिसका डेप्रिसिएशन नहीं होता है क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है
उल्टा लैंड की प्राइस में बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन कंपनी पीएल स्टेटमेंट में उसको प्रॉफिट के तौर पे नहीं दिखाती है। और कंपनी जब वो लैंड को सेल करती है तब उसके ऊपर जो कैपिटल गेन लगता है वो कैपिटल गेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर अदर इनकम के अंदर कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट लाइन है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के अंदर स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, मशीनरी एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कमीशन ऑन सेल्स, सर्विस एक्सपेंसेस, वेयर हाउस एंड सेकेंडरी फ्रेट, ये सारी चीज़ जो है वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होती है। तो हम यहाँ पे टोटल अलग अलग एक्सपेंसेस को मिला ले तो हमें टोटल एक्सपेंसेस मिलते हैं। अब जब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में पीबीटी भी कहते हैं। तो ये पीबीटी के ऊपर कंपनी गवर्नमेंट को जो भी टैक्स देती है वो आता है टैक्स एक्सपेंसेस के अंदर। तो अगर हम पीबीटी में से टैक्स भी माइनस कर लेते हैं तो उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है एबिटडा, जिसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो आपको नाम से ही पता चलता है कि जो टोटल इनकम है उसमें से हमें एक्सपेंस माइनस करना है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट को काउंट नहीं करना है। तो जो एबिटा है वो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट है, मतलब कि कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है उसके ऊपर कितना मार्जिन बच रहा है वो हमें वहां से आइडिया लगेगा। नेक्स्ट टर्म है ईबीआईटी, इसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ से हम आरओसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आरओसी का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अब यहाँ पे टोटल कैपिटल का मतलब है इक्विटी प्लस बोरोइंग। तो नेट प्रॉफिट से हमें आरओई पता चलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है वो हमें पेट से पता चलता है। अब जब भी कभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लीजिए और ईयर बाय ईयर देखिए कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से ग्रो हुआ है और साथ में ही कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुआ है। यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो कंपनी का टॉप लाइन है और जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का बॉटम लाइन है। तो अगर 4-5 साल के अंदर कंपनी का जो टॉप लाइन है वो अगर बॉटम लाइन बन जाता है उसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी सीरीज का ये दूसरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो जल्द से जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।